हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 4 तक करवा दिया है। ये एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट की बुक है और ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी के लिए जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस बुक में जो चीज़ें हैं वो डिटेल में हैं और जो भी लिखा हुआ कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है और समझने में आसान भी होता है। तो इसके पहले हमने चैप्टर 4 तक करवाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीईआरटी वीडियो करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको चैप्टर 1 से 4 तक मिल जाएगा वीडियो। और आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 देखेंगे, परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और सभी फ्रेंड्स जो भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको एक जानकारी भी दे दें कि प्रत्येक संडे को हम लाइव टेस्ट लिया करते हैं, तो आप उसको भी दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जब भी टेस्ट होगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। इसमें क्या है कि जो भी भित्ति चित्र हुए उनके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अजंता के बाद भी चित्रकला के बहुत कम पुरास्थल बचे हैं और जो चित्रकला की परंपरा के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये प्रतिमाएं अत्यधिक जो है प्लास्टर और रंग रोगन की हुई थी। गुफाएं खोदने की परंपरा भी अनेक ऐसे स्थानों पर चलती रही जहां मूर्तिकला और चित्रकला दोनों का एक साथ उपयोग होता रहा। तो इसमें सबसे पहले हम बादामी की गुफा को देखेंगे और वहां की जो भित्ति चित्र परंपरा है उसको हम पढ़ेंगे। बादामी, इसके पहले हमने गुफाओं की चित्रकला के सभी वीडियो बना दिए हैं और आपने देख लिया होगा तो ठीक है, नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ गुफाओं की चित्रकला मिलेगी प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको सभी गुफाओं का वीडियो भी दिया गया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी बताए गए हैं। और ये हम जानकारी के लिए आपको एक बार एनसीईआरटी बुक रिवीज़न करा रहे हैं, तो साथ में हम पढ़ेंगे। एक ऐसा स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित बादामी है। तो बादामी कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी। कर्नाटक में बादामी जो है चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी, जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक शासन किया था। कई बार पूछा गया है कि बादामी मतलब किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के राजाओं की राजधानी थी और कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कब से कब तक शासन किया? 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की और चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। यहाँ से भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि बादामी गुफाओं का संरक्षण यानी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किसने किया? चालुक्य नरेश मंगलेश ने किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन का प्रथम का भाई था। यानी कि मंगलेश कौन था? मंगलेश जो है चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है और यह भी बताया गया है कि गुफा जो है वो बहुत सुंदर बनी थी और वहाँ पर विष्णु की प्रतिमा को वो समर्पित की गई थी गुफा। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इसी युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षक राजा मंगलेश जो कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मंगलेश किस धर्म का अनुयायी था? तो मंगलेश जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आमतौर पर इस गुफा को विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को जो है विष्णु गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें सामने के मंडप की मेहराबदार छत पर चित्रकारी का सिर्फ एक ही अंश बचा है। इस गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं।
कैसे चित्र चित्रित किए गए हैं? राजमहल के दृश्य चित्रित किए गए हैं। इसमें एक ऐसा दृश्य भी चित्रित किया गया है जिसमें कीर्तिवर्मन, जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ एक नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी की बुक में बहुत डिटेल में दिया है और ये अगर हम पढ़ते हैं तो निश्चित ही हमें इसका लाभ मिलता है। दृश्य फलक के कोने की ओर इंद्र और उसके परिकरों की आकृतियां हैं। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक के भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। यानी कि दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्रण परंपरा में यह इसका विस्तार दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पिक्चर भी है सहायकों के साथ महारानी, जो कि बादामी गुफा का ही चित्र है। आगे बढ़ते हैं। इस बुक का नाम आप लोगों को बता देते हैं, भारतीय कला का परिचय एनसीईआरटी क्लास 11। अगर आप लेना चाहें तो बुक को लेके खुद से भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर ये सभी पीडीएफ दे दिए जाते हैं जिसमें आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से भी। तो आगे हम देखते हैं, इसकी लयबद्ध रेखाएं, धारा प्रवाह रूप और सुसंहत चुस्त संयोजना कला की कुशलता और परिपक्वता के सुंदर उदाहरण है जो ईसा की 6वीं शताब्दी के कलाकारों में पाई जाती हैं। राजा और रानी के रमणी एवं लावण्यमय मुखमंडल हमें अजंता की चित्रण शैली की याद दिलाते हैं। उनकी आँखों की गर्तिका यानी सॉकेट, बड़े आँखें आधी मिची और होंठ आगे निकले हुए दिखलाए गए हैं। यह ध्यातव्य है कि चेहरे के अलग अलग हिस्सों की बाहरी रेखाएं सुस्पष्ट हैं, संपूर्ण चेहरे को सुंदरता प्रदान करती हैं। इस प्रकार कलाकारों ने साधारण रेखाओं के जरिए संपूर्ण आकृति को भव्य बना दिया। तो ये थी बादामी के गुफा की विषय में वहाँ की भित्ति चित्रण परंपरा, किस तरह से वहाँ पे भित्ति चित्र बनाए गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे पल्लव, पांड्य और चोल राजाओं के शासनकाल में जो भित्ति चित्र निर्मित किए गए हैं। तो देखते हैं, उत्तर चित्रकला की परंपरा पूर्ववर्ती शताब्दियों में पल्लव, पांड्य और चोल वंशी राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में आगे तमिलनाडु तक फैल चुकी थी। तो उसमें जो क्षेत्रीय अंतर अवश्य पाए जाते थे। पल्लव राजा जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में राजसत्ता में आए थे, बड़े कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे, जिनमें महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव राजाओं के अंतर्गत हैं, यानी कि पल्लव राजा हैं और ये 7वीं शताब्दी तक राज किए थे। और उसने पन्नामलई, मंडकपट्टू और कांचीपुरम यानी तमिलनाडु में मंदिरों का निर्माण करवाया है। कहाँ कहाँ करवाया है मंदिरों का निर्माण? पन्नामलई, मंडकपट्टू और कांचीपुरम तमिलनाडु में। मंडकपट्टू के शिलालेख में कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम अनेक उपाधियों से विभूषित था, जैसे विचित्र चित्त, यानी कि उनको जो उपाधि मिली थी विचित्र चित्त यानी कि जिज्ञासु मन वाला, चित्रकार पुली, कलाकार केशरी कहते हैं, चैत्यकारी यानी कि मंदिर निर्माता। इन सभी उपाधियों से महेंद्र वर्मन को विभूषित किया गया था। इन उपाधियों से पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। इन मंदिरों देवालयों में पाए जाने वाले भी इन मंदिरों और देवालयों में जो चित्र मिले हैं उनमें भी महेंद्र वर्मन प्रथम की प्रेरणा से ही ये बनाए गए थे। हालांकि अब उन चित्रों के कुछ अंश ही बचे हैं। पन्नामलई देवी की आकृति लालित्यपूर्ण बनाई गई है। कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आता है कि कांचीपुरम मंदिर के जो तत्कालीन चित्र हैं वो पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। अब तो उन चित्रों के कुछ अंश ही उपलब्ध हैं जिनमें सोमस्कंद को चित्रित किया गया है। इन चित्रों के चेहरे गोल और बड़े हैं, रेखाओं में लयबद्धता पाई जाती है। पूर्ववर्ती काल के चित्रों की तुलना में इन चित्रों में अलंकरण की मात्रा भी अधिक है। धड़ का चित्रण पहले जैसा ही है मगर अब उसे लंबा बना दिया गया है।
जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला को संरक्षण प्रदान किया। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सित्तनवासल पुदुकोट्टई जो तमिलनाडु में स्थित हैं, जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण हैं। तिरुमलईपुरम के चित्रों में कुछ टूटी हुई परतें देखी जा सकती हैं। सित्तनवासल में चैत्य के बरामदे में भीतरी छत पर और ब्रैकेट पर भी चित्र दिखाई देते हैं। सित्तनवासल की जो गुफा है वो तमिलनाडु में है, पुदुकोट्टई तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ के चैत्य के बरामदे में भीतरी छत पर और ब्रैकेट पर चित्र दिखाई देते हैं। बरामदे के खंभों पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियाँ देखी जा सकती हैं। बरामदे के खंभों पर यहाँ पर नाचती हुई स्वर्गीय परियों की आकृतियों को देखा जा सकता है और इन आकृतियों की बाहरी रेखाएं जो हैं दृढ़ता के साथ खींची गई हैं। हल्की पृष्ठभूमि पर सिंदूरी लाल रंग से चित्रित की गई हैं। शरीर का रंग पीला है, अंगों में लचक दिखाई देती है। नर्तकियों के चेहरों पर भावों की झलक है। अनेक गतिमान अंगों प्रत्यंगों में लयबद्धता है। ये सभी विशेषताएं कलाकार की सृजनात्मक कल्पना शक्ति और कुशलता की द्योतक हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इन आकृतियों की आंखें जो हैं बड़ी बड़ी हैं और कहीं कहीं चेहरे से बाहर निकली हुई भी दिखाई देती हैं। आँखों की यह विशेषता दक्कन और दक्षिण भारत के परवर्ती काल के अनेक चित्रों में भी देखने को मिलती हैं। नीचे यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और ये है देवी की प्रतिमा 7वीं शताब्दी ईस्वी में जो कि पन्ना मलाई में है। तो आप देख सकते हैं ये इमेज भी, पिक्चर भी आप देख सकते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में ये प्रतिमा बनाई गई है पन्ना मलाई में। और ऊपर यहाँ पर भी हम आपको चित्र दिखाते हैं जो कि सित्तनवासल पूर्व पांड्य काल के चित्र हैं और ये 9वीं शताब्दी ईस्वी में बनाए गए। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से हम। तो नेक्स्ट है यहाँ पर आगे देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्ण आकृतियों तथा चित्रों से सजाने संवारने की परंपरा जो है ये चोल नरेशों के शासनकाल में भी जारी रही, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया था। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे तो चोल कला और स्थापत्य कला वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रकट होने लगे। तमिलनाडु में तंजावुर, गंगैकोंड चोलपुरम और दारासुरम के मंदिर क्रमशः राज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजराज चोल द्वितीय के शासन काल में बने। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तमिलनाडु में तंजावुर, गंगैकोंड चोलपुरम और दारासुरम के जो मंदिर हैं यह क्रमशः राजराज चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बने हैं। वैसे तो नर्तनमलई में चोल काल के चित्र भी देखने को मिलते हैं, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्र जो है वो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में पाए जाते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है। ये चित्र देवालय के संकीर्ण परिक्रमा पथ की दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। इन्हें खोजने पर पाया गया कि वहाँ के चित्रकारी की 2 परतें थीं। ऊपरी परत 16वीं शताब्दी में नायक शासकों के काल में चित्रित की गई थी। जब इन चित्रों की सतह को साफ किया गया तो चोलकालीन महान परंपरा के नमूने सामने आ गए। इन चित्रों में भगवान शिव के अनेक आख्यानों रूपों जैसे कैलाशवासी शिव, त्रिपुरांतक शिव, नटराज शिव को और साथ ही संरक्षक राजराज चोल और परामर्शदाता कुरुवर तथा नृत्यांगनाओं आदि के चित्रों को भी दर्शाया गया है। तो इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं विजयनगर के भित्ति चित्रों को। विजयनगर के भित्ति चित्र, विजयनगर के जो भित्ति चित्र हैं उनमें बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दिखाई देती है, जिसका विकास कई वर्षों के अभ्यास के बाद हुआ था और इनमें लहरिएदार सुंदर रेखाओं का प्रवाह आकृतियों में हाव भाव और अंगों प्रत्यंगों की लचक देखते ही बनती है। उनमें एक ओर चोलकालीन कलाकारों की परिपक्वता पूर्ण रूप से प्रदर्शित होती है और दूसरी ओर संक्रमण के दौर की शुरुआत होने का पता भी चलता है।
तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर की राजवंश यानी 14वीं से 16वीं शताब्दी ने अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से चित्री तक के समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। अनेक मंदिरों में उस काल के अनेक चित्र आज भी मौजूद हैं। त्रिची के पास यानी तिरुपराकुनरम तमिलनाडु में जो पाए गए चित्र हैं 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे और विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के ये नमूने भी हैं। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। तो हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के मंडप की भीतरी छत पर भी अनेक चित्र बने हुए हैं जो उस वंश के इतिहास की घटनाओं को, रामायण और महाभारत के प्रसंगों को भी दर्शाते हैं। हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके मंडप की भीतरी छत पर जो चित्र अनेक बने हुए हैं ये उस वंश के इतिहास की घटनाओं के साथ साथ रामायण और महाभारत के प्रसंगों को भी दर्शाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चित्रफलकों में से एक चित्र में बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य को एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के मंडप की भीतरी छत में जो चित्र बने हैं उस वंश के इतिहास की घटनाओं के साथ साथ रामायण और महाभारत के प्रसंग को दर्शाते हैं। साथ ही यहाँ पर अनेक महत्वपूर्ण चित्र फलकों में से एक चित्र जो बना है उनमें बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य जो है ये बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु हैं और एक चित्र में दिखाया गया है कि इनको एक पालकी में बैठाकर एक शोभा यात्रा में ले जाया जा रहा है। साथ ही विष्णु के अवतारों को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। चित्रों में आकृतियों के पार्श्व चित्र और चेहरे दिखाए गए हैं। आकृतियों की आंखें बड़ी बड़ी और कमर पतली दिखाई गई है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है किताब में यानी कि बुक में एनसीईआरटी की, तो आप इसे पढ़िएगा और बिल्कुल आपको ये लाभप्रद होगा। आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहाँ के शिव मंदिर की दीवारों पर भी विजयनगरी चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लेपाक्षी की बात की गई है यानी कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में जो हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में शिव मंदिर है वहाँ की दीवारों पर विजयनगरी चित्रकला के शानदार नमूने चित्र जो हैं देखने को मिलते हैं। और परंपरा का पालन करते हुए विजयनगर के जो चित्रकार हैं एक चित्रात्मक भाषा का विकास इन्होंने किया है जिसमें चेहरों को इन्होंने पार्श्व चित्र के रूप में और आकृतियों तथा वस्तुओं को 2 आयामों में दिखाया है। रेखाएं निश्चल लेकिन सरल दिखाई गई हैं। संयोजन सरल रेखीय उपखंडों में प्रकट होता है। पूर्ववर्ती शताब्दियों की इन शैलीगत परिपाटियों को दक्षिण भारत में विभिन्न केंद्रों के कलाकारों द्वारा अपना लिया गया था, जैसा कि नायक काल के चित्रों में देखने को मिलता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के नायककालीन चित्र त्रिपुराकुनरम, श्रीरंगम, तिरुवरूरम में देखे जा सकते हैं यानी तिरुवरूर में देखे जा सकते हैं। त्रिपुराकुनरम में 2 अलग अलग कालों यानी कि 14वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। आरंभिक चित्रों में वर्धमान महावीर के जीवन के संदर्भ का चित्रण किया गया है। यहाँ पर नायककालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य हैं। तिरुवरूर में एक चित्रफलक में मुचुकुंद की कथा को चित्रित किया गया है और यहाँ पर चित्र है, आप देख सकते हैं। पार्वती एवं उनकी सहायिकाएं हैं वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी। वीरभद्र मंदिर कहाँ है? ये लेपाक्षी में है, तो वहीं का ये चित्र है, पार्वती एवं उनकी सहायिकाएं। इसको भी आप देखिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें हम थोड़ा सा फास्ट एक चैप्टर को लेते हैं जिससे कि आप चीज़ों को पढ़ भी लें और समझ भी आ जाए, ज़्यादा टाइम भी आपका ना वेस्ट होगा। और चिदम्बरम यानी कि तमिलनाडु में अनेक चित्रफलकों में शिव और विष्णु से संबंधित कथाएं चित्रित हैं। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी के रूप आदि में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर चिदम्बरम यानी तमिलनाडु में जो अनेक चित्र हैं उनमें शिव और विष्णु से संबंधित कथाओं को चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को जो है मोहिनी रूप में चित्रित किया गया है। तमिलनाडु के अर्काड जिले में चेंगम स्थल पर तमिलनाडु के
अर्काट जिले में चेंगम स्थल पर श्री कृष्ण मंदिर में 60 ऐसे चित्रफलक हैं जिनमें कथाओं का चित्रण किया गया है। ये चित्र नायक चित्रकला के परवर्ती चरण के नमूने हैं। उपर्युक्त उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि नायक शैली के चित्र बहुत कुछ विजयनगर शैली से ही विस्तृत रूप हैं। अलबत्ता उनमें कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन कर दिए गए हैं। आकृतियों के पार्श्वचित्र अधिकतर समतल पृष्ठभूमि पर दर्शाए गए हैं। यहाँ की पुरुष आकृतियों की कमर जो है पतली दिखाई गई, यानी पुरुष की जो आकृतियाँ हैं उनमें कमर को पतला दिखाया गया है, जबकि विजयनगर शैली में उनके पेट भारी या बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। कलाकारों ने पूर्ववर्ती शताब्दियों की तरह परंपराओं का पालन करते हुए चित्रों में गति भरने का प्रयत्न किया है और चित्रों के अंतराल को भी गतिशील बनाने की कोशिश की है। तिरुवलंजुल जो है तमिलनाडु में नटराज का चित्र इस बात का अच्छा उदाहरण है। तो नेक्स्ट आगे हम केरल के भित्ति चित्रों को देखेंगे कि केरल में किस तरह से भित्ति चित्र निर्मित किए गए थे। केरल के चित्रकारों ने 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान स्वयं अपनी ही एक चित्रात्मक भाषा तथा तकनीकी का उन्होंने विकास कर लिया था और उन्होंने अपनी शैली में नायक और विजयनगर शैली के कुछ तत्वों को आवश्यक सोच समझकर अपना लिया था। इन कलाकारों ने कथकली कलम एजुथु, और ये क्या है, कथकली कलम एजुथु जो है ये केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी है। तो इन कलाकारों ने कथकली कलम एजुथु जैसी समकालीन परंपराओं से प्रभावित होकर एक ऐसी भाषा विकसित कर ली जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था और मानव आकृतियों को यहाँ पर त्रिआयामी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। उनमें से अधिकांश चित्र पूजा गृह की दीवारों, मंदिर की मेहराब दीवारों पर और कुछ राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ चित्र हैं केरल में वो राजमहलों के भीतर भी देखे जा सकते हैं। विषय की दृष्टि से केरल के चित्र शेष परंपराओं से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। इनमें केरल के जो भित्ति चित्र हैं इनमें अधिकांश आख्यान हिंदुओं की धार्मिक कथाओं, पौराणिक प्रसंगों पर आधारित हैं जो उस समय केरल में लोकप्रिय थे। यहाँ पर हिंदुओं की धार्मिक कथाएं जैसे रामायण, महाभारत आदि होती थी, तो इनमें से पौराणिक प्रसंगों पर आधारित चित्र होते थे और ये केरल में काफ़ी लोकप्रिय थे। तो यहाँ पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि कलाकारों ने अपने चित्रण के विषय के लिए रामायण और महाभारत के स्थानीय रूपांतर और मौखिक परंपराओं को आधार बनाया था। केरल के भित्ति चित्र 60 से भी अधिक स्थलों पर पाए गए हैं, जिनमें ये 3 महल शामिल है। कौन कौन से? कोची का डच महल, कायमकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल। ये 3 महल शामिल हैं जिनमें केरल के भित्ति चित्र दिखाई देते हैं। और जिन स्थलों पर केरल के भित्ति चित्रण परंपरा की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है, यानी कि जिन स्थलों पर केरल के जो भित्ति चित्र हैं उनकी परिपक्व अवस्था दिखाई देती है, उनमें कौन कौन से हैं? पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर है, पन्नायनर कावू तिरुकोडीनाथम, त्रिपरियार का श्री राम मंदिर है और त्रिशूर का वडक्कुनाथ मंदिर है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप अलग से नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि ये पढ़ते वक्त ही समझ आती हैं। तो आप इसको अलग से नोट करेंगे तो आपको ये याद रहेंगी। तो केरल में जो चित्रों की परिपक्व अवस्था है, भित्ति चित्रों की परिपक्व अवस्था है, वो कहाँ दिखाई देती है? पुंडरीकपुरम का कृष्ण मंदिर है उनमें, पन्नायनर कावू का तिरुकोडीनाथम, त्रिपरियार का श्री राम मंदिर और त्रिशूर का वडक्कुनाथन मंदिर है। तो आज भी देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण अंचल के घरों और हवेलियों के बाहर की दीवारों पर भी बहुत से भित्ति चित्र बने हुए देखे जा सकते हैं और इन्हें प्रायः विधि विधान अथवा त्योहारों पर महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। तो बहुत सारे चित्र जो हैं भित्ति चित्र वो महिलाओं के द्वारा भी बनाए जाते हैं और ये दीवारों को साफ कर महज उनकी सजावट हेतु बनाए जाते हैं। तो भित्ति चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण और भी दिखाई देते हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित पिठोरो, उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्ति चित्र, महाराष्ट्र में वर्ली अथवा ओडिशा या बंगाल, मध्य प्रदेश या
छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में दीवारों की साधारण सजावट के रूप में भी भित्ति चित्र दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है, गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण, और यह कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम में बनाया हुआ चित्र है। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से ये भित्ति चित्र बना हुआ है। गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण, ये कहाँ पर है भित्ति चित्र? पुंडरीकपुरम के कृष्ण मंदिर में है। तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है और आज इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 11 की जो फाइन आर्ट की बुक है चैप्टर 5 उसका कंप्लीट करा दिया है। तो इसको आप अवश्य पढ़िएगा और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप क्वेश्चन का क्विज करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिंक दिए जाते हैं, जहां से आप वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।